अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सलमान अफजल। आज के लेक्चर में हम करेंगे 9th क्लास का अनदर टॉपिक दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। बच्चों, ये टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन भी एग्जाम्स के अंदर आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन आने के चांसेस तो मैक्सिमम है इस टॉपिक के। बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आपका ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकंसेप्शन सारी क्लियर होने वाली हैं। तो जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ, लास्ट तक देखिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। शुरू करते हैं। व्हाट इज़ प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। देखिए, इससे पहले हमने जो टॉपिक पढ़ा वो था टार्क, या जिसे मूवमेंट ऑफ अ फोर्स भी कहते हैं। यहाँ हम पढ़ने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। वो टर्निंग इफेक्ट जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा था उसी के मुतालिक एक कानून है जिसे प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स कहते हैं, या आप कह सकते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस का एक प्रिंसिपल है। देखिए, हम रूटीन के अंदर क्या ऑब्जर्व करते हैं कि हमें साइकिल का नट टाइट करना हो, बाइक का नट लूज़ करना हो, या कोई भी नट खोलना हो तो उसके लिए हम रेंच का, प्लास का या स्पैनर का इस्तेमाल करते हैं। और उस स्पैनर को इस्तेमाल करते हुए हमने गौर किया होगा, एक ख़ास डायरेक्शन होती है जिस तरफ स्पैनर को घुमाया जाए तो वो नट टाइट होना शुरू हो जाता है, और एक ख़ास सिमत होती है जिसकी तरफ स्पैनर को घुमाया जाए तो नट लूज़ होना शुरू हो जाता है। अब लूज़ और टाइट नट को करने के लिए हम स्पैनर को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में घुमाते हैं, और स्पेसिफिक डायरेक्शन ख़ास तौर पे हम ये कहेंगे कि वो मूवमेंट है दो तरह का, एक क्लॉकवाइज मूवमेंट और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। आइए डायग्राम से इसे समझते हैं। क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होता है और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होता है, और अगर ये दोनों मूवमेंट्स बराबर हो जाएं तो उसे प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स कहते हैं। आसान लफ्ज़ों के अंदर, अगर क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स इक्वल हो जाएं तो बॉडी, रोटेट करने वाली बॉडी रेस्ट में रहती है, क्योंकि हम रोटेशन को पढ़ रहे हैं। रोटेट करने वाली बॉडी रेस्ट में रहती है जब क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स बराबर हो जाएं, तो इस कंडीशन को, इस स्टेट को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। देखिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करते हैं, क्योंकि क्लॉकवाइज मूवमेंट की डेफिनेशन अलग से एग्जाम्स के अंदर आ जाती है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स की अलग डेफिनेशन आ जाती है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिएगा, फर्ज करिए आपके पास एक नट है, उस नट को आपने क्या करना है, फर्ज कर लेते हैं इसे मैंने लूज़ करना है। किसकी मदद से? एक स्पैनर की मदद से मैंने इसे लूज़ करना है। स्पैनर, पाना जिसे कहते हैं, अक्सर आपने देखा होगा, साइकिलों वालों की दुकानें पे चले जाएं या बाइक मैकेनिक की शॉप पे चले जाएं तो उनके पास मुख्तलिफ लेंथ के पाने होते हैं जिन्हें वो स्पैनर तो नहीं कहता, लेकिन हम स्पैनर कहेंगे। वो पाने का लफ्ज़ यूज़ करता है, शागिर्द को कहता है ये 2 का, 4 का, 6 का पाना पकड़ाना, ठीक है। वो नट के साइज़ के हिसाब से पाना डिमांड करता है। देखिए, हमने इस नट को खोलना है, नट को क्या करना है, लूज़ करना है। इस नट को लूज़ करने के लिए हम इसे स्पेसिफिक डायरेक्शन में घुमाएंगे। रूटीन का मैटर है। रूटीन में हम नट को खोलते हुए या बंद करते हुए, खोलते की मिसाल कर रहे हैं हम, नट को लूज़ करते हुए हम इस स्पैनर को किस तरह घुमाएंगे, गौर करिएगा। इस नट को खोलते हुए हम इस तरह से स्पैनर को घुमाएंगे, किस तरफ, ये सिमत, ये सिमत, ये सिमत घुमाएंगे। नट क्या होना शुरू हो जाएगा, लूज़ होना शुरू। और ये कौन सी सिमत है, गौर करिएगा। क्या ये घड़ी के अपोजिट सिमत नहीं है? घड़ी के अपोजिट सिमत नहीं है, और घड़ी के अपोजिट सिमत को क्या कहा जाता है, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के मुखालिफ। इसका मतलब अगर किसी नट को क्या करना हो, लूज़ करना हो, टाइट हुआ हुआ है उसे लूज़ करना है, तो हम उस लूज़ करते हुए नट को किस तरह से स्पैनर को घुमाएंगे, अपने रेंज को, अपने स्पैनर को किस तरह से घुमाएंगे, हम घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी हमारी, घड़ी के अपोजिट, घड़ी के अपोजिट उसे घुमाएंगे। वो नट, याद रहिए रूटीन के अंदर यही इस तरह से नट बनाए जाते हैं। अगर आपने खोलना हो, आप जोर लगाई जा रहे हैं, आपको नहीं पता किस तरफ खुलना है, तो जहन में फ़ौरन ले आइए, घड़ी के मुखालिफ नट को घुमाएंगे तो नट लूज़ होके खुल जाएगा उस स्पैनर की मदद से। ये कौन सा मूवमेंट है जिसके अंदर मैंने यहाँ क्या लगाई, अपने हाथ से मैंने क्या लगाई, यहाँ पे फोर्स लगाई, और फोर्स लगा के मैंने क्या किया, इसे लूज़ किया।
ये इसका फासला हम जानते हैं, यहाँ से लेके लास्ट टॉपिक में मैंने समझाया था डिटेल के साथ। अगर प्रीवियस लेक्चर किसी ने लिया तो टार्क या मूवमेंट ऑफ फोर्स का टॉपिक ज़रूर इस चैनल पे देखिए। ये था मूवमेंट आर्म एक्सिस से परपेंडिकुलर फासला मूवमेंट आर्म, और जहाँ पे फोर्स लगती है वो है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ये दोनों आर और एफ मिलके क्या बनाते हैं, मूवमेंट ऑफ अ फोर्स, जिसे टार्क भी कहते हैं। और ये मूवमेंट की वजह से ये नट लूज होना शुरू हो जाएगा। ये कौन सा मूवमेंट है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। इस मूवमेंट का क्या नाम होगा, तो हम जान गए हैं कि जब भी नट को लूज करना हो तो हम कैसा मूवमेंट प्रोड्यूस करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। इस मूवमेंट का नाम रख दिया गया है, इस टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स का नाम रख दिया है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा जी बच्चों, अगर मैंने क्या करना हो, एक और नट है मेरे पास और मैंने इसे टाइट करना है। टाइट करने के लिए क्या करना होगा, स्पैनर का इस्तेमाल करेंगे। ये रहा आपके पास स्पैनर, फर्ज कर लीजिए उसी लेंथ का स्पैनर है, उसकी मदद से आप इस नट को क्या करना चाह रहे हैं, टाइट करना चाह रहे हैं। ये इसका फिक्स एक्सिस है जिसके गिर्द इसने टाइट होना है। तो अब गौर करिए, रूटीन के अंदर हम इस नट को टाइट करने के लिए इस तरह से घुमाते हैं। और ये सिमत कौन सी होगी, इस सिमत का नाम है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर मैं यहाँ ड्रॉ करूँ तो ऐसी बनेगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज इस तरह से घुमाऊंगा तो ये नट क्या होना शुरू हो जाएगा, टाइट होना शुरू हो जाएगा। इसे कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्लॉकवाइज मूवमेंट है। और जब भी किसी बॉडी में क्लॉकवाइज मूवमेंट, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स पैदा किया जाए, क्या लगा के, एक फोर्स लगा के, क्या करना है आपने, इस पर फोर्स लगा के, ये फोर्स और ये क्या है, यहाँ तक मूवमेंट आर्म, फोर्स और मूवमेंट आर्म परपेंडिकुलर होते एक दूसरे के, क्लॉकवाइज मूवमेंट पैदा किया जाए तो वही नट टाइट होगा। नट को टाइट करने के लिए हम उसके अंदर कौन सा मूवमेंट पैदा करते हैं, कौन सा टर्निंग इफेक्ट पैदा करते हैं, क्लॉकवाइज टर्निंग इफेक्ट, क्लॉकवाइज मूवमेंट। और अगर उसी नट को मैंने लूज करना हो तो कौन सा टार्क पैदा करते हैं, कौन सा टर्निंग इफेक्ट पैदा करते हैं, कौन सा मूवमेंट पैदा करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। और अगर बच्चों ये दोनों मूवमेंट्स बराबर हो जाएं तो कोई बॉडी रोटेट करने वाली, नट रोटेट करने वाली बॉडी है ना, नट रोटेट करने वाली बॉडी है, अगर क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बराबर हो जाएं तो बॉडी रेस्ट में दिखेगी। और इस सिचुएशन को कहते हैं, इस लॉ को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। अगर क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट दोनों ही बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं और नतीजा क्या निकले, वो बॉडी रोटेट ना करे, बॉडी रेस्ट में रहे, तो इसका मतलब क्लॉकवाइज मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को कैंसिल कर रहा है और नेट आंसर है 0। दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। आइए एक और एग्जाम्पल के अंदर इसे अप्लाई करते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास बच्चों सी सॉ है, देखा होगा बहुत से बच्चों ने सी सॉ, बचपन में हम इसके खेलते रहे, बहन भाई बैठ के सी सॉ के ऊपर पट्टा सा होता है जिसके नीचे फलक्रम है और इसके ऊपर बैठ के तो क्या करते हैं, अप एंड डाउन मोशन होती है। ये इस जगह पे इस पिवट पॉइंट के इस तरफ ऊपर नीचे, ये नीचे आएगा तो ये ऊपर, ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर साइड। अब गौर करिए, अगर दो बहन भाई क्या कर रहे हैं, दो बहन भाई इसके ऊपर बैठे हैं और कहाँ बैठे हैं, दोनों सिरों पे बैठे हैं, बिल्कुल एंड पे बैठे हैं। एक बहना है एक भाई है, दोनों एंड सिरों पे बैठे हैं। तो क्या होगा, आप देखेंगे कि ये मूवमेंट किस तरफ है, ये मूवमेंट कौन सा है, गौर करिएगा, ये मूवमेंट है क्लॉकवाइज मूवमेंट। वेट इज अ फोर्स, कौन सा मूवमेंट पैदा करी है, ये रहा मूवमेंट आर्म, ये फोर्स, ये कौन सा मूवमेंट पैदा करेगी, क्लॉकवाइज। ये वाला बॉय है फर्ज कर लीजिए, और ये गर्ल यहाँ से लेके इस पिवट पॉइंट से आर फासे पे बैठी है, ये कौन सा मूवमेंट पैदा करेगी, वेट इज अ फोर्स, कौन सा मूवमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ये रहा एंटी क्लॉकवाइज, ये इसे नीचे की तरफ लेके जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। गौर करिए, अगर इसको एक्सटेंड करूँ तो एंटी क्लॉकवाइज, इसको एक्सटेंड करूँ तो कौन सा मूवमेंट पैदा कर रहा है, क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो गौर करिए, ये फट्टा, ये सी सॉ बिल्कुल बैलेंस होगा, क्योंकि
क्योंकि क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। लेकिन आप देखेंगे ये बॉडी बैलेंस नहीं होगी अगर 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 इनमें से कोई भी क्या होगा, हाइट में वेट में बड़ा हुआ तो फिर क्या होगा, फिर सिचुएशन कुछ और होगी। फर्ज के लिए ये छोटा भाई है यहाँ बैठा है, ये बड़ी बहना है, वो कद में भी बड़ी है, वेट में भी बड़ी है, वो इसके करीब आके बैठ गई है। नतीजा क्या निकलेगा, ये तो इस तरह की शक्ल बन जाएगी। अगली तस्वीर अगर बनाऊं तो इस तरह की होगी, वो छोटा भाई तो ऊपर उठ जाएगा। इसका मतलब आपके सामने है कि कौन इफेक्टिव है, ये बैलेंस नहीं रहा, इसके वज़न ने उसे ऊपर उठा दिया, जो कि थोड़ी करीब थी बैठी हुई, इसके वज़न ने इसे ऊपर उठा दिया। अब तो ये रेस्ट में नहीं रहा। क्यों रेस्ट में नहीं रहा, क्यों मोशन हो रही है, क्यों ये इफेक्टिव है, क्योंकि दोनों के मूवमेंट्स एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे। इसके पास मूवमेंट थोड़ा है, इसके पास मूवमेंट ज़्यादा है। इसका असर आपको वाज़ह तौर पे नज़र आ रहा है, इसका नज़र आ रहा है, और इसका मतलब इसने मजबूर कर दिया है किस तरह के मूवमेंट पैदा करने पे, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट पैदा करने पे। और अगर मूवमेंट्स बराबर करने हैं तो क्या कंडीशन है, वेट या फोर्सेस जो दोनों तरफ बॉडी के लग रही हैं वो इक्वल कर दीजिए, और दूसरी कंडीशन वो इक्वल डिस्टेंस पे लगनी चाहिए। कहाँ से, एक्सिस से इक्वल डिस्टेंस पे। एक फोर्स इधर लगाइए, एक फोर्स इधर लगाइए, नतीजा ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर देगी, कैंसल। ये नट कभी रोटेट नहीं करेगा, ये नट कभी रोटेट नहीं करेगा, क्योंकि क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट अगर बराबर हो जाए तो नेट रिजल्ट क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। नेट रिजल्ट दो अलजेब्रिक वैल्यूज़ जैसे हम जानते हैं इक्वल आ जाएं तो उनका क्या मतलब समझा जाता है, इक्वल आने का मतलब है कि उनका रिजल्ट क्या आना है, ज़ीरो। इसी तरह से क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट अगर बराबर आ जाए तो बॉडी रोटेट नहीं कर सकती, बॉडी किस हालत में होगी, रेस्ट की हालत में। ये जैसा कि है इसका मूवमेंट बराबर है, ना ये नीचे जाएगा ना ये नीचे जाएगा, ना ये ऊपर जाएगा ना ये ऊपर जाएगा, बल्कि बैलेंस रहेंगे, क्योंकि इसका मूवमेंट क्लॉकवाइज, इसका मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज एक दूसरे के इक्वल है, और इक्वल होने का मतलब इनका सम रिजल्ट नेट आंसर ज़ीरो है। सो क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स अगर बराबर आ जाएं, जिन रोटेशन वाली बॉडीज़ के अंदर ऐसा होगा, इसका मतलब वो किस कानून को फॉलो कर रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स को। और ये वहाँ पे है जहाँ एक से ज़्यादा मूवमेंट सप्लाई होते हैं, वो बॉडी जिन पे एक से ज़्यादा मूवमेंट सप्लाई होते हैं। दरवाजे को मैं खोलता हूँ तो सिंगल मूवमेंट अप्लाई हो रहा है, टर्निंग इफेक्ट पैदा हो रहा है। लेकिन मिसाल के तौर पे स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग के अंदर एक से ज़्यादा मूवमेंट्स हैं, ये रहा एक मूवमेंट, एक यहाँ रहा कपल जिसे आप कहते हैं। सो जहाँ एक से ज़्यादा मूवमेंट्स होंगे वहाँ प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स देखेंगे। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स कहता है कि क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट अगर किसी बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं और इक्वल हैं तो नेट आंसर क्या होगा, ज़ीरो। रोटेटिंग बॉडी विल बी इन रेस्ट स्टेट, और रेस्ट की हालत में होगी। स्टेटमेंट आप टेक्स्ट बुक से पढ़ सकते हैं। बॉडी इज़ बैलेंस्ड, एक बॉडी बैलेंस होती है, ये बैलेंस है अगर क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स बराबर होंगे। नीचे की तरफ खींचने वाला, ऊपर की तरफ धकेलने वाला, अगर फोर्सेस बराबर होंगे तो क्या होगा, बैलेंस होगी। दरवाजे को मैं इस तरफ धकेल रहा हूँ, दूसरा अपनी तरफ खींच रहा है, दोनों तरफ खुले ना, ठीक है, दोनों के अंदर टर्निंग इफेक्ट पैदा होता है तो दरवाज़ा ना खुलेगा ना बंद होगा, वो अपनी जगह पे बैलेंस रहेगा, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स फॉलो हो रहा है। इज़ इट क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे क्लॉकवाइज मूवमेंट्स का लफ्ज़ यूज़ हुआ है क्योंकि हो सकता है एक से ज़्यादा फोर्सेस लग रही हो, तो मूवमेंट ज़्यादा हो जाएंगे। ये आपके पास एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स, ये क्लॉकवाइज मूवमेंट्स, अगर ये बराबर हैं तो बॉडी क्या होगी, बैलेंस होगी, और बैलेंस का मतलब है बॉडी रोटेटिंग बॉडी रेस्ट की हालत में होगी। इज़ इट क्लियर बच्चों? ये है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ। जुड़े रहिए इस चैनल के साथ, लाइक और शेयर करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफिज़।